ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं कि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो दोस्तों, स्ट्रगल करने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि जो आपका स्ट्रगल है एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा बदलाव लेके आएगा कि आपके जीवन की जो सभी समस्याएं हैं उनको ये हटा देगा। क्योंकि हर स्ट्रगल की एक कहानी होती है। क्योंकि दोस्तों, जिसने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है उसने ही इतिहास रचा है। क्योंकि इतिहास उसी ने रचा है जिसने अपनी लाइफ में खुद को रातों में जगाया है, दिन में तपाया है। तो अपने टारगेट के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, चाहे आपको असंभव लगे, चाहे आपको इसमें समय लगे, चाहे आपको रात भर जागना पड़े। क्योंकि दुख तो होगा, दर्द तो होगा, तकलीफ तो होगी, लेकिन जो फीलिंग ऑफ सक्सेस है वो सबसे बेस्ट थिंग होती है इस पूरे संसार में। क्योंकि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए कभी भी देर नहीं होती। उसे करने के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो पेशेंस से सुनने के लिए धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के बारे में। तो यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं बात करूँगा श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के बारे में। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने जो देखा था पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर था, उसमें हम संधारित्र ऐड कर रहे थे और यहाँ हम फिल्टर ऐड करेंगे। तो देखिए, जो पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर था उसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। यहाँ भी मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। तो सबसे पहले जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर होता है, इसका हम निर्माण कैसे करते हैं। तो इसके निर्माण के लिए जो दिष्टकारी होता है उसके निर्गत सिरे होते हैं, उसके श्रेणी क्रम में हम एक कुंडली L श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं। यानी कि कुंडली L श्रेणी क्रम में निर्गत सिरे के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और जो ये प्रेरक L होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो इस RL की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसके अलावा जो ये मेरा श्रेणी क्रम अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए है, हमें पता है कि इससे जो दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है, तो उस दिष्ट वोल्टता के मापन के लिए हम निर्गत में एक लोड प्रतिरोध RL लगा लेते हैं, जिस पे हमें निर्गत प्राप्त होता है। इसी तरह से हम जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है उसमें भी जो हमारा निर्गत होता है उसके श्रेणी क्रम में एक प्रेरक L संयोजित कर लेते हैं, और इसी तरह से हमें निर्गत प्राप्त होता है RL के सिरों पर। तो देखिए, हम करते हैं इसका गणितीय विश्लेषण कि यहाँ मेरे पास दो कंडीशन बनेगी कि जो मेरे पास दिष्ट धारा प्राप्त होती है उसके साथ कुछ ना कुछ मेरे पास प्रत्यावर्ती, यानी कि यहाँ अगर मैं लिखूँ कि जो दिष्ट धारा या वोल्टता है उसके साथ कुछ ना कुछ हमें पास प्रत्यावर्ती घटक प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती घटक प्राप्त होता है। अब इस प्रत्यावर्ती, ये जो मेरी दिष्ट धारा है इस प्रेरक L से गुजरेगी और इस दिष्ट धारा में मेरा प्रत्यावर्ती घटक मौजूद है।
तो देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके लिए आवर्ती का क्या होता है, एक निश्चित मान होता है, यानी कि AC के लिए F इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो मेरी प्रेरणिक प्रतिघात होती है यानी कि जो XL होता है मेरा होता है 2πf, उसका मान क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू 2πf। इसका मान हो जाएगा जो लोड प्रतिरोध RL है उससे अधिक हो जाएगा, यानी कि XL इज ग्रेटर देन RL। अगर ऐसा है कि XL जो प्रेरणिक प्रतिघात है उसका मान जो लोड प्रतिरोध की तुलना में क्या है, अधिक है, तो इसका मतलब जो मेरा प्रत्यावर्ती घटक है वो जो लोड प्रतिरोध है उससे प्रभावित नहीं होगा, यानी कि AC, इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं, RL से प्रभावित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका आवर्ती का क्या होता है, एक निश्चित मान होता है, यानी कि आवर्ती इसके लिए 0 नहीं होती। जो प्रेरणिक प्रतिघात होती है XL इक्वल टू 2πf होती है, तो जो प्रेरणिक प्रतिघात का मान लोड प्रतिरोध की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। तो इसलिए जो प्रत्यावर्ती धारा मेरी लोड प्रतिरोध में से नहीं गुजरेगी। अगर नहीं गुजरेगी तो ये प्रत्यावर्ती घटक कहाँ जाएगा, ये कुंडली L में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी कि प्रेरक L में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि प्रेरक L में जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ये क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। लेकिन जो मेरा दिष्ट घटक होता है, जो दिष्ट घटक को ये प्रेरक L है गुजरने देगा, और क्यों गुजरने देगा, देखिए जो मेरा दिष्ट घटक होता है उसके लिए, दिष्ट घटक के लिए जो आवर्ती का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि DC के लिए F इक्वल टू होता है 0। आवर्ती का मान 0 है, तो जो मेरा XL इक्वल टू क्या हो जाएगा, XL इक्वल टू 2πf इंटू L। तो इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी कि जो मेरा प्रेरणिक प्रतिघात है इसका मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। और अगर न्यूनतम होगा तो जो मेरी दिष्ट धारा है वो प्रेरक L में से क्या होगी, L में से गुजरेगी, यानी कि जो प्रेरक L है वो दिष्ट धारा को क्या करेगा, गुजरने देगा। इसलिए हमें दिष्ट घटक कुंडली L से प्रवाह होके जो हमारा लोड प्रतिरोध RL है, इसको हम XY नाम ले लेते हैं, XY, उसके सिरों पर हमें क्या प्राप्त होगा, निर्गत प्राप्त होगा, यानी कि जो हमें दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो रही है उसको हम XL के सिरों पे नाप सकते हैं, यानी कि हमारा निर्गत XY के सिरों पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से दो बातें यहाँ ध्यान रखने वाली हैं कि अगर प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्ती का निश्चित मान नहीं होता है तो ये प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने नहीं देगा, और ये प्रत्यावर्ती धारा प्रेरक L में विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, दिष्ट धारा को गुजरने देगा, क्योंकि इसके लिए आवर्ती का मान 0 होता है, और इसके लिए जो प्रेरणिक प्रतिघात का मान न्यूनतम होगा, और इसीलिए जो हमें निर्गत है उस पर हमको दिष्ट वोल्टता प्राप्त होगी लोड प्रतिरोध RL के सिरों पे। तो नेक्स्ट अब हम इसकी करते हैं गणितीय व्याख्या। तो देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो देखिए गणितीय विश्लेषण देख लेते हैं इसका, कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी होता है उससे हमारे पास निर्गत में एक फूरियर श्रेणी प्राप्त होती है। और फूरियर श्रेणी कैसी प्राप्त होती है? वोल्टा के लिए V0 इक्वल टू 2em अपॉन में पाई माइनस 4em अपॉन में 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4em अपॉन में 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे लेता हूँ। और जो इक्वेशन 1 है ये दृष्टिकारी से प्राप्त दृष्ट धारा या वोल्टा को बता रही है, जिसमें दृष्ट घटक के साथ साथ जो मेरा प्रत्यावर्ती घटक भी क्या होता है? मौजूद होता है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि वह घटक जो समय पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती घटक कहलाता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ क्या होती है? चेंज होती है, और दृष्ट धारा में समय के साथ जो कुछ परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ देखिए ये मेरा समय का फलन, ये मेरा समय का फलन है, और ये मेरा साधन। यानी कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से निर्गत संकेत प्राप्त हो रहा है उसमें दृष्ट घटक के साथ साथ ही मेरा दृष्ट घटक और प्रत्यावर्ती घटक भी मेरे पास क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है, क्योंकि प्रत्यावर्ती घटक समय पर निर्भर करता है और दृष्ट घटक समय पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए यहाँ से मेरे पास दृष्ट वोल्टा क्या हो जाएगी? EDC बराबर 2em अपॉन में पाई। ऐसे ही जो मेरी दृष्ट धारा क्या हो जाएगी? 2im अपॉन में पाई। इजी फॉर्मूला हम जानते हैं। अब जो अधिकतम धारा क्या होती है? वो होती है अधिकतम वोल्टा और R प्लस RL, यानी कि जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी था उसका आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध RL। अब जो ये आंतरिक प्रतिरोध होता है इसका मान लोड प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको नगण्य मानकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो ये IM बराबर हो जाएगा मेरे पास EM अपॉन में RL। यदि ऐसा है IM का मान है मेरे पास EM अपॉन में RL, तो IDC की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी? होता है 2IM अपॉन में पाई, यानी कि 2EM अपॉन में पाई RL। इसको मैं इक्वेशन 2 दे लेता हूँ। अब देखिए जो प्रत्यावर्ती घटक मेरे पास क्या आ रहा है? E बराबर माइनस 4em अपॉन में 3 पाई कॉस 2 ओमेगा टी। अब जो ये मेरे पास घटक प्राप्त हो रहा है इसकी हेल्प से मैं जो वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल लूँगा। तो वोल्टा का वर्ग माध्य मूल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ई का मान आया है इसका मैं 0 से t तक समाकलन करूँगा और अपॉन में 0 से t तक dt का समाकलन। तो देखिए dt का समाकलन लेते हैं तो यहाँ t आएगा, जिसको मैं बाहर ले लिया हूँ, तो यानी 1 अपॉन में t, और अब समाकलन होगा ई स्क्वायर इंटू डी टी। तो ई स्क्वायर का मान ये रहा, यानी कि -4/3 m अपन में 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? 4 em स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी, कोस और इसका वर्ग हो जाएगा कोस स्क्वायर और 3 पाई का 9 पाई का स्क्वायर इंटू डी टी। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? देखो 4 em स्क्वायर अपॉन 9 पाई स्क्वायर, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ और अब मैं समाकलन लूँगा कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी का। तो ये जो कोस स्क्वायर 2 ओमेगा टी है मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ क्या? तो देखो मैं इसको एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2, यानी कि जो मेरा कोस स्क्वायर थीटा होता है उसे मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो यहाँ से मैं इसको अगर यदि ऐसा लिखूँगा कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा यानी कि 2 ओमेगा टी को 2 से गुणा करूँगा 4 ओमेगा टी आ जाएगा, अपॉन में 2 है, इस 2 को मैंने बाहर ले लिया। तो यानी कि समाकलन होगा 0 से t 1 प्लस कोस 4 ओमेगा टी इंटू डी टी। देखिए 1 का समाकलन लेंगे यानी 1 इंटू डी टी, तो इसका समाकलन आएगा मेरे पास t, और 0 से t कोस 4 ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिए इसका जो
भाई ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई यानी कि cos 8 पाई, यानी कि जो इसका मान होता है वो होता है मेरा 0 होता है इसका मान। तो ये मान 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरे को t प्राप्त होगा, t से ये t लिख लिया मैंने, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया ई स्क्वायर आर एम एस का मान। अब यदि मैं केवल ई आर एम एस का मान निकालना चाहूँ तो मैं इसका क्या कर लूँगा, वर्ग कर लूँगा, ये आ जाएगा 2√2 ई एम स्क्वायर का ई एम और 9 का 3 पाई का पाई, और यहाँ से मेरा t से t कैंसिल होगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 3। अब मैं क्या करूँगा, तो ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन 3। तो नेक्स्ट अब मैं देखूंगा कि इसकी जो परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी, तो वो देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, जो कुल प्रतिबाधा होगी वो क्या होगी कि Z इक्वल टू आर एल प्लस आयोटा एक्स एल, यानी कि लोड प्रतिरोध और जो मेरी प्रेरणिक प्रतिघात है उनका योग। अब इसका मैं यदि परिमाण निकालूं, ये परिमाण हो जाएगा इसका कि Z इक्वल टू इन दोनों का क्या कर दूंगा, वर्ग, यानी कि आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब जो प्रेरणिक प्रतिघात होती है वो लोड प्रतिरोध के तुलना में क्या होती है, यहाँ अधिक होती है। तो अगर ऐसा है यहाँ से कि ये अगर ये बहुत ज़्यादा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, नेगलेक्ट। तो ये Z इक्वल टू यहाँ से आया एक्स एल। अब ये Z इक्वल टू एक्स एल है तो एक्स एल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ओमेगा एल या 2 एल। तो मेरी इक्वेशन आ जाती है 4, जो द्वितीय सनादि अवस्था है उसके लिए। अब ओम के नियम से हम जानते हैं कि जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है वो वोल्टा के वर्ग माध्य मूल मान और प्रतिघात Z का अनुपात होता है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस का मान 2√2 अपॉन में 3 पाई और Z का मान ये रहा मेरे पास 2 ओमेगा एल। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √2 ई एम अपॉन में 3 पाई ओमेगा एल। अब जो